Hello everyone, welcome back to Olive Pod. I am Pooja and in this video we are going to cover 53rd GST Council meeting and its recommendations. सबसे पहले हमें बात करनी है कि what is the GST Council? GST Council क्या होती है, क्या इनकी जो एडवाइस या रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए उन्हें मानना, इसके अलावा इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। सो डिटेल में आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर कर सकते हैं। एंड पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, व्हाट इज द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है, ये इसका मीनिंग होता है, राइट। तो जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द इंडिया। तो बेसिकली रिकमेंड करती है कि किस तरीके से जीएसटी को इंपोज करना है इंडिया में, इसके लिए रिकमेंडेशन देने का काम जीएसटी काउंसिल का होता है। हमारे जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करने का काम, उसमें चेंजेस करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। डन इतनी चीजें। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें, क्योंकि हमने पहले ही लाइन में मेंशन किया था कि जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मतलब किसी आर्टिकल में डेफिनेटली मेंशन होगी। तो हमको यहाँ पे एक आर्टिकल मिलेगा 279A। सो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे, ठीक है। 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास किया गया था। 2016 में 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया एंड जिसके बाद हमने 1 जुलाई 2017 से अपनी कंट्री में जीएसटी को इंपोज किया, इफेक्ट में आया। इसलिए हम यहाँ पर 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस अमेंडमेंट से, ये जो 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2016 में, इससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था विच इज आर्टिकल 279A, ठीक है, विच एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल। यहाँ पे राष्ट्रपति, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो जीएसटी काउंसिल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें। अब जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है, आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें चेयरमैन कौन है, तो हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो चेयरपर्सन होती हैं। मतलब फिलहाल निर्मला सीतारमण जी जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो हमने क्या सीख लिया कि जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और इसके अलावा सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका डिसीजन कैसे होता है। तो जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी रिकमेंडेशन दिया जाता है, उसके लिए वोटिंग होती है और 3/4 वोटिंग से, यहाँ पर मेजॉरिटी वोटिंग से एटलीस्ट 3/4 होना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पे पास किया जाता है, ठीक है। मीटिंग होने के लिए, जैसे कि कहा, इसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर कोरम, मतलब मीटिंग स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियली कोरम है कि इतना तो प्रेजेंस होनी चाहिए, इतने तो कैंडिडेट प्रेजेंट होने ही चाहिए, तो 50% यहाँ पे कोरम होता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इतनी चीजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है एंड स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स ये सारे डिसीजंस जो भी जीएसटी काउंसिल लेती है उनको इजीली मान जाते हैं, क्योंकि विदाउट जीएसटी, अगर विदाउट वोटिंग अगर देखें, यहाँ पे जब तक स्टेट गवर्नमेंट वोटिंग नहीं करेंगी तब तक तो ये बिल पास होगा नहीं, तब तक रिकमेंडेशन अप्रूव होंगी नहीं। इसलिए इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट इनको मान लेती है। अगर हम वोटिंग राइट्स देखेंगे तो 1/3 वोटिंग राइट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड 2/3 वोटिंग राइट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2/3 वेटेज है स्टेट्स का, इसलिए जनरली स्टेट इन रिकमेंडेशन को मान जाते हैं क्योंकि उनका भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आपको टोटल वोट कितना चाहिए है किसी भी रिकमेंडेशन को पास करने के लिए, तो 3/4 आपको टोटल यहाँ पर वोटिंग चाहिए है, तभी कोई रिकमेंडेशन यहाँ से पास होती है,
क्लियर इतनी चीजें। अब बात करते हैं जीएसटी के, जो जीएसटी काउंसिल के जो रिकमेंडेशन है, क्या वो बाइंडिंग नेचर के हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात माननी ही पड़ेगी? तो आंसर है नो। पहले जीएसटी काउंसिल के जो रिकमेंडेशन थे वो बाइंडिंग नेचर के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बट यहां पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये केस हुआ था 2022 में, और इस केस का जो वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट में ये कह दिया गया कि यहां पर जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन है ये नॉन बाइंडिंग नेचर की है, मतलब ये केवल और केवल एडवाइजरी नेचर की रह गई हैं। डन इतनी चीजें। तो आई थिंक आपको ये बेसिक बातें पता चल गई होंगी कि जीएसटी काउंसिल क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब इनकी रिकमेंडेशन देखते हैं। अभी जो 53rd नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसको हेड किया था किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है, उनको हम देखेंगे। लास्ट मीटिंग अक्टूबर मंथ में हुई थी और अपकमिंग मीटिंग ऐसा बोला जा रहा है कि अगस्त सितंबर में आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं होता है कि पूरे ईयर में ट्वाइस थ्राइस आपको मीटिंग करनी, नहीं, इनकी जब मर्जी होती है, जब इनको लगता है कि जीएसटी में रिफॉर्म करने की जरूरत है, तब इनकी मीटिंग होती है, मतलब कोई फिक्स टेन्योर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, चलिए रिकमेंडेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है आपके लिए। सेबी ग्रेड ए 2024, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन। आप इजीली इसमें एनरोल हो सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को विजिट करके, जिसमें आपको लाइव क्लास, मॉक टेस्ट और नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और जिसमें आपका करंट अफेयर्स का कैप्सूल भी इंटीग्रेटेड है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे रिकमेंडेशन से। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. पहला रिकमेंडेशन है इंडियन रेलवे सर्विसेज के लिए। हम जब रेलवे पे जाते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेनी होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो वेटिंग फैसिलिटीज होती हैं रेलवे स्टेशंस पे, इसके अलावा जो आपने देखा होगा ना, ई कार चलती हैं रेलवे स्टेशंस के अंदर पैसेंजर्स को ले जाने के लिए, तो ये जो सारी फैसिलिटी रेलवे देता है उन पे जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन द प्लेटफॉर्म टिकट, जिसका मकसद क्या है? फाइनेंशियल बर्डन पैसेंजर पे रिड्यूस करना एंड रेलवे फैसिलिटीज को मोर अफोर्डेबल बनाना। तो यहाँ पर इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑन द कर्टन, जो बॉक्सेस आते हैं ना, कर्टन बॉक्सेस, तो उनमें जीएसटी को रिड्यूस कर दिया गया है। अर्लियर जीएसटी 18% था, इसको रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है। The GST rate on the various type of curtain boxes was reduced from 18% to 12%, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को और कंज्यूमर्स को दोनों को फायदा होगा। ठीक, नेक्स्ट है जीएसटी रिडक्शन ऑन द मिल्क कैन। आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, मार्केट में लेकर आती हैं। कुछ आपको एल्यूमिनियम कैन दिखते हैं, कुछ आपको टिन के कैन दिखते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म करने के लिए जीएसटी को जनरलाइज कर दिया, एक यूनिफॉर्म कर दिया है। सभी प्रकार के जो मिल्क कैन है उनमें जीएसटी 12% होगी। अ यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑफ द 12% वाज अनाउंस्ड ऑल मिल्क कैन्स। ठीक है, चाहे वो स्टील के बने हो, आयरन के हो, टिन के हो या एल्यूमिनियम के हो, सब में आपको 12% जीएसटी देखने को मिलेगी। ये हो गए आपके 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जेम्पशन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। कोई भी यूनिवर्सिटी है, बड़ा कॉलेज है, उसके प्रेमाइसेस में आपने देखा होगा कि हॉस्टल होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर या प्रेमाइसेस के अंदर हॉस्टल्स है, उनमें तो ऑलरेडी एग्जेम्पशन है जीएसटी का, लेकिन अब आउटसाइड प्रेमाइसेस के बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर जो आपके हॉस्टल अकोमोडेशंस है, उनमें भी जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो सर्विसेज रिलेटेड टू द हॉस्टल अकोमोडेशन आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आपको 20,000 रुपीज पर मंथ पर पर्सन आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, अप टू 20,000 रुपीज का। ठीक है, जिससे अफोर्डेबल किया जा सके हॉस्टल अकोमोडेशन, स्पेशली फॉर द नॉन स्टूडेंट रेसिडेंट, जिनको प्रेमाइसेस के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, पहले अगर हम बात करते हैं, दिस एग्जेम्पशन अप्लाई ओनली फॉर द स्टे अप टू द 90 डेज। पहले ये 12% जीएसटी यहाँ पे लगता था। ठीक है,
नेक्स्ट है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। काउंसिल ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा अगर कोई भी पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, जिससे फ्रॉड कम हो सके बेसिकली। इसलिए यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 73 ऑफ द जीएसटी। तो ये जो सेक्शन 73 ऑफ द जीएसटी एक्ट है, इसमें क्या कहा है, अगर आपका यहाँ पे कुछ पेंडिंग है, आपका कोई भी आपने कुछ भी जीएसटी जो पे नहीं किया है, आपकी पेंडिंग है या पेनल्टी आपकी इम्पोज हो गई है या इंटरेस्ट है, लेकिन आपके ऊपर कोई भी ऐसा फ्रॉड का केस नहीं है, आपको यहाँ पे आपका कोई और केस नहीं रन हो रहा है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए जीएसटी को एग्जम्प्ट किया जाता है। The council has recommended waiving interest and penalty for the demand notice issued under the section 73 of the GST Act, which applies to cases that do not involve in the fraud। जो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, केवल उनके लिए यहाँ पे जो पेनाल्टी है या फिर जो इंटरेस्ट है उसको हटा दिया गया है, और ये रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं जीएसटी से रिगार्डिंग जो भी डिपार्टमेंट के डाउट्स हैं, कोई केसेस हैं, उसके लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। जीएसटी ट्रिब्यूनल के अगर जो वर्डिक्ट है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा काम होता है। अब जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आपको एप्लीकेशन फिलिंग फीस देनी होती है। तो यहाँ पर उस फीस को बताया है कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख रुपीस, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपीस एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपीस यहाँ पर आपको देना होगा डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो न्यू मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर फिलिंग अपील बाय द डिपार्टमेंट इन वेरियस कोर्ट्स which are 20 lakh rupees for the GST appellate tribunal, 1 crore rupees for the high court and 2 crore rupees for the supreme court for filling appeals by the department। ये चेंज यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को कई बार लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च किया गया है कि एक सर्टेन कंडीशंस में स्टेट गवर्नमेंट भी लोन ले सकते हैं। तो सेंट्रल सपोर्ट एंड कंडीशनल लोन टू द स्टेट, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है? स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक कंडीशनल लोन स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो अपनी स्टेट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंडीशनल लोन की बात की गई है। नेक्स्ट है पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी। अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, कोई भी फैसला नहीं आया। अगस्त सितंबर में जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें इस पे बेसिकली डिसीजन लिया जाएगा कि जीएसटी और जो पेट्रोल और डीजल है उन पे भी जीएसटी इंपोज किया जाए, ठीक है। और क्या कितना रेट डिसाइड किया जाए ये नेक्स्ट मीटिंग में पता चलेगा, अभी केवल इस पे डिस्कशन हुआ है। स्ट्रीमलाइन टैक्स फॉर द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। अब कोई भी एयरक्राफ्ट है उसको मेंटेन करने के लिए हमें टूल किट की रिक्वायरमेंट होती है। सम टाइम कुछ पार्ट्स को हमें इंपोर्ट करना होता है मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो इंटरनेशनल मार्केट से, तो आपको IGST पे करना होता है। तो यहाँ पर बोला गया है जो एविएशन सेक्टर में ये एयरक्राफ्ट मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट्स की, टूल्स की या टूल किट की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें आपका IGST कितना होगा? 5% होगा। ये बात यहां पर कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं GSTR मतलब GST रिटर्न फाइल करने की जो डेडलाइन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बेसिकली स्मॉल बिजनेस को ये टारगेट करते हैं, और यहाँ पर GST रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो पहले 30 अप्रैल थी फिलिंग डेट, इसको 30 जून तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन टैक्स एग्जम्पशन फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट। तो डिफेंस इक्विपमेंट को जो इंपोर्ट किया जाता है, अगेन इंपोर्ट करोगे तो IGST तो लगेगा ही। तो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट पे जो IGST लगता है या टैक्स लगते हैं उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। कब तक? 30 जून 2029 तक, ठीक है। ये चीज यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे स्प्रिंकल सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा इरिगेशन में स्प्रिंकल्स का यूज होता है। होटल्स वगैरह में फायर अगर हो जाती है तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्प्रिंकल्स यूज होते हैं। तो जितने भी प्रकार के स्प्रिंकल्स हैं उनमें अगर आप देखोगे तो GST कितना डिसाइड किया गया है? 12%, ठीक है। 12% यहाँ पर GST डिसाइड किया गया है ऑल टाइप ऑफ स्प्रिंकल्स में।
नेक्स्ट है यूनिफॉर्म जीएसटी ऑन द सोलर कुकर। किसी भी प्रकार के सोलर के कुकर हो, चाहे वो सिंगल सोर्स हो, डुअल एनर्जी सोर्स हो, किसी भी प्रकार के आपके जो सोलर कुकर्स हैं उनमें आपका जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो 12% जीएसटी का दिया गया है। 12% जीएसटी फॉर यूनिफॉर्म जीएसटी ऑन द सोलर कुकर। नेक्स्ट है रेरा कलेक्शन। रेरा का मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा का जो कलेक्शन है, रेरा जो भी कलेक्शन करता है उसको एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी से, मतलब इसमें जीएसटी चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है रुपे डेबिट कार्ड। इंसेंटिव शेयरिंग बिटवीन द एनपीसीआई एंड बैंक फॉर द रुपे डेबिट कार्ड इज नॉट सब्जेक्ट टू द जीएसटी। ये जीएसटी का टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसे तो बाहर रखा ही गया है। तो अगर हम इसको समराइज करते हैं तो आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो पहली चीज यहाँ पर ये हुई है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द अल्कोहल लिकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, इसमें ये एग्जेम्पशन रखा गया है। फिर अगर आप कोई एविएशन सेक्टर में एयरक्राफ्ट्स के लिए इंपोर्ट करते हो पार्ट्स को, कंपोनेंट को, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, टूल या टूल किट को, इसमें 5% आईजीएसटी की बात कही गई है। जितने भी आपकी मिल्क कैंस हैं उनमें 12% जीएसटी कहा गया है। कर्टेन बॉक्सेस के लिए 12% जीएसटी है। स्प्रिंकल्स के लिए 12% जीएसटी है। सोलर कुकर्स के लिए भी आपको 12% जीएसटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे की जो कॉमन सर्विसेज होती हैं, प्लेटफॉर्म टिकट हो गई और इसके अलावा आपका बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस हो गई, तो इन सब में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा जीएसटी में। अगर हम हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस के बाहर हॉस्टल्स हैं उनमें भी आपको जीएसटी एग्जेम्पशन देखने को मिलेगा अप टू 20,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या बोला गया है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल टू इंडियन रेलवे by way of allowing Indian Railway to use infrastructure built and owned by the special purpose vehicle during the concession period and maintenance service supplied by the Indian Railway to the special purpose vehicle। इसमें भी exemption है। सिंपल सी बात है, इंडियन रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड करते हैं, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें भी एग्जेम्पशन आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस फोर्सेज जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं उनमें आईजीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है 30 जून 2029 तक के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके अलावा बोला गया है इंपोर्ट ऑफ रिसर्च इक्विपमेंट्स। इंपोर्ट जो भी हम करते हैं रिसर्च इक्विपमेंट्स के लिए, उसमें भी आपको आईजीएसटी एग्जेम्प्ट देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में रिकमेंडेशन में कही गई हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जीएसटी। What are the most likely advantage of implementing goods and service tax GST? 3 स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, क्यों जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। पहला स्टेटमेंट है इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटी एंड विल क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट है इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इसमें क्या बोला, इट विल enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future। तो बेसिकली रीजन क्या है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का? आपका जो भी सोचना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक आपको ये रिकमेंडेशन समझ में आई होंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, और अगर अगस्त तक नेक्स्ट मीटिंग हो जाती है जीएसटी काउंसिल की तो हम वापस से इनकी रिकमेंडेशन को डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।